प्रोग्राम का विषय है मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली में जो पुराने इमारतें उपलब्ध हैं, ऐतिहासिक इमारतें उपलब्ध हैं, उनके विषय में एक बड़ा विस्तृत दस्तावेज़ तैयार किया गया था सैयद अहमद ख़ान द्वारा। उनकी एक बड़ी विख्यात पुस्तक है जो शायद दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स की बहुत पुरानी पुस्तकों में से एक है। उसका टाइटल है आसारुस सनादीद। उस पुस्तक पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसमें जो विवरण दिए गए हैं उन पर हम आपसे विस्तार पे चर्चा करना चाहते हैं। हम आपको बहुत सा उस पुस्तक में उपलब्ध सामग्री का विजुअल भी दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दो हमारे एक्सपर्ट, प्रोफेसर एस.एम. अजीज़ुद्दीन हुसैन जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं और इस समय वहाँ की आर्काइव्स के डायरेक्टर भी हैं। एक नई आर्काइव्स वहाँ सेटअप की गई है, उसकी देखभाल करते हैं। और हमारे साथ दूसरी एक्सपर्ट हैं तैयबा मुनव्वर, ये जामिया मिलिया इस्लामिया में स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में प्राध्यापिका हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय उपलब्ध हैं। असल में अजीज़ुद्दीन साहब और तैयबा दोनों ने मिलकर आसारुस सनादीद की ये स्टडी तैयार की थी, इसलिए हमने इन दोनों को आमंत्रित किया है ताकि ये हमको रोचक विवरण भी दे सकें उस पुस्तक के बारे में, दिल्ली के उन मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो सैयद अहमद ख़ान की पुस्तक में उपलब्ध हैं, और उससे संबंधित कुछ दूसरे तकनीकी मुद्दों पर भी हमारी बातचीत में हमारा सहयोग दे सकें। मैं इन दोनों को यहाँ स्वागत करता हूँ। आसारुस सनादीद पुस्तक है सैयद अहमद ख़ान द्वारा दिल्ली के तमाम पुराने इमारतों का एक डॉक्यूमेंटेशन, और ये डॉक्यूमेंटेशन कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर विस्तार से चर्चा हम अजीज़ साहब के साथ करेंगे, लेकिन मैं बहुत आपको मुख्तसर में, बहुत छोटे में इसका एक पृष्ठभूमि इसकी दे दूँ। सैयद अहमद ख़ान ने दिल्ली के इन पुरानी इमारतों का दस्तावेज़ इस दृष्टि से तैयार किया था कि ये कहीं इतिहास के साथ ख़त्म न हो जाएं और अपने पीछे कोई भी विरासत ऐसा न हो कि न छोड़ें, और इसलिए उन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर जो पुरानी इमारतें थीं उनका एक बड़ा विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया था। असलियत ये है कि ये डॉक्यूमेंटेशन कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी इमारतें सैयद अहमद ख़ान द्वारा जो इसमें दर्ज की गई थीं अपनी पुस्तक में, वो शायद अब उपलब्ध नहीं हैं। अजीज़ साहब ने इसका विस्तृत अध्ययन किया है और उनके साथ तैयबा आई हैं, उन्होंने भी उनका सहयोग दिया है इस अध्ययन को आगे बढ़ाने में। हम उन दोनों से विस्तार से इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले अजीज़ साहब को आमंत्रित करता हूँ, वो हमको सैयद अहमद ख़ान साहब की इस पुस्तक के शुरू के बारे में बताएं कि ये पुस्तक उन्होंने क्यों और कैसे तैयार की। शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव। दरअसल सर सैयद के जहन में जो मॉन्यूमेंट्स पे ये डॉक्यूमेंट तैयार करने की बात आई, वो इसलिए आई कि 13वीं सेंचुरी से जो पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट हिंदुस्तान में हुआ, उनमें तबक़ात नासरी से लेके और 18वीं सेंचुरी तक कोई एक ऐसी किताब नहीं लिखी गई कि जिसमें इन तमाम मॉन्यूमेंट्स का, चाहे वो दिल्ली के हों या आगरा के हों मॉन्यूमेंट्स, उसका ज़िक्र हो। सर सैयद को ख़्याल इसलिए भी आया कि अब ये इमारतें पुरानी हो गई थीं और हो सकता है कि ये गिर जाएंगी अगर इनको महफूज नहीं किया गया, तो कम से कम इसको किताब की शक्ल में डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। सर सैयद से पहले एक फ़ारसी में एक किताब मिर्ज़ा संगीन बेग ने लिखी थी, सैरुल मनाजिल, लेकिन उसमें इतना इन इमारतों का हाल मौजूद नहीं है। तो सर सैयद ने सोचा कि अब फ़ारसी का ज़माना भी ख़त्म हो रहा है, अब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए हैं और ज़ाहिर है उर्दू ज़बान से लोग वाकिफ़ हैं, तो उर्दू ज़बान में अगर हमने ये तमाम इमारतों का हाल नहीं लिखा तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बिल्कुल इन इमारतों को भूल जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि सर सैयद ने ये बहुत ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। न सिर्फ ये कि 1857 के बाद, बल्कि इसका वक्त क्या है, किस समय उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया? 1846 में, 1846 में उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। अच्छा। काम तो पहले से शुरू किया था। कुछ वक्फा आप बता सकते हैं कितनी देर तक उन्होंने? तकरीबन उन्होंने इस पे
3-4 साल गुजारे, और इसमें इनके काफ़ी अंग्रेज़ भी साथी थे और कुछ हिंदुस्तानी थे जो इन तमाम मॉन्यूमेंट्स में उनके साथ जाते थे। और उसका जैसे सर सैयद ने लिखा है, और उनके दोस्त थे हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, उन्होंने लिखा है कि कुतुब मीनार पे जो इंस्क्रिप्शंस थे, अब जाहिर है ऊंची इमारत कैसे, आजकल तो लेडर वगैरह है, आप लेडर से उसको देख सकते हैं, तो वो कुछ अपने लोगों को ले जाते थे और वो एक वो जो होता था छबड़ा, उसमें रस्सा बांध के और सर सैयद को नीचे डाल देते थे। तब उन्होंने वो इंस्क्रिप्शन को नोट किया और उसको उन्होंने आसारुस्सनादीन में सारे इंस्क्रिप्शन जो थे वो उन्होंने लिखा। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो इबारत दिखाई दे रही है वो आसारुस्सनादीद का टेक्स्ट है जो उनकी सर सैयद की किताब से अजीज़ साहब ने निकाला है। इस तरह की इबारत के साथ ये टेक्स्ट तैयार की गई थी। For the benefit of our English knowing viewers, I'll very briefly summarize what Professor Azizuddin Hussain has said so far. Sir Syed Ahmed Khan prepared a documentation of the monuments of Delhi, which he published in the year 1846. The central objective of preparing this kind of a text was to keep a record of all the crumbling monuments, which in Sir Syed's opinion were going to be a part of history very soon. And no documentation, no comprehensive documentation of the structures of Delhi which were built by the erstwhile rulers of Delhi, the sultans of Delhi and subsequently the Mughal rulers of Delhi, was available up to that time. Only one Persian text was made available to Sir Syed, but even that was not a very comprehensive documentation. So Sir Syed Ahmed Khan decided to document all the existing extant structures of Delhi, which could be attributed to the sultans of Delhi and to the Mughal rulers of Delhi. And as has been pointed out by him and by some of his contemporaries, in preparing this kind of a documentation, Sir Syed Ahmed Khan took great pains. He visited all the monuments personally and physically inspected the monuments. And in some cases, for instance in Qutub Minar, when he had to read the inscriptions that were done on the Qutub Minar, he had to hang himself in a basket from the top floors, with the help of which it was possible for him to be close to the inscriptions, and then he was able to read it. अजीज साहब, आप आगे की बात हमें बताएं कि तो ये जो शेर भी है जो सर सैयद ने लिखा है इस आसारुस्सनादीद पे, इसका भी तर्जुमा यही है कि अब ये जो पुराने मोनूमेंट्स हैं ये सब गिर रहे हैं और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको किताब की शक्ल में महफूज कर दें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये महफूज रह सकें। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने पेपर में भी लिखा है यही बात कि सर सैयद का जो बड़ा कारनामा है हिंदुस्तान के लिए वो एमएओ कॉलेज का क़याम नहीं है, उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, क्योंकि कॉलेज तो बहुत लोगों ने बनाए लेकिन कोई कंटेम्प्रेरी सर सैयद का दिल्ली या आगरा या और किसी ऐसे टाउन के जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट थे उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट ऐसा लिख सकता। तो मेरा मानना ये है कि सर सैयद का कारनामा एमएओ कॉलेज जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है ये नहीं है, बल्कि आसारुस्सनादीद है। और सर सैयद का जो डर था वो मैं समझता हूँ सही साबित हुआ, इसलिए कि 1852 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली को रेल से कनेक्ट किया तो उन्होंने 3 बड़े मोनूमेंट को रेल की पटरी लाने के लिए डिमोलिश किया। एक तो लाल किले का जो एक बेशन था उसको तोड़ा, उसके बाद औरंगाबादी बेगम जो शाहजहाँ की बीवी थी उसकी बनवाई हुई मस्जिद थी उसको तोड़ा, उसके बाद ज़ेबुन्निसा जो औरंगज़ेब की बेटी थी उसके मकबरे को तोड़ा और तब उन्होंने पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया। यानी 3 ऐसी इमारतें जिनका अब कोई वजूद नहीं मौजूद है, जो अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन लाने के लिए हमेशा के लिए ख़त्म कर दी, उनका डॉक्यूमेंटेशन हमको सर सैयद की इस किताब में आसारुस्सनादीद में मिल जाता है और उस लिहाज से ये किताब एक बड़ी अहम किताब मानी जा सकती है। तैयबा हमारे साथ मौजूद हैं और ये चूँकि आर्किटेक्चर पढ़ाती हैं, आर्किटेक्चर की स्टूडेंट ख़ुद भी हैं, आपकी नज़र में आसारुस्सनादीद की अहमियत क्या है एक आर्किटेक्ट की हैसियत से? सर जैसे आर्किटेक्चर में हम स्टडी करते हैं बहुत अलग अलग एरास की, तो एक इंडियन कंपोनेंट बहुत मेजर है क्योंकि इस्लामिक आर्किटेक्चर का इतनी वैरायटी, इतनी प्रोविंशियल और मेजर मुग़ल आर्किटेक्चर का
इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इतनी वैरायटी मिलती है, तो अब रेफ़र करने के लिए बहुत कम इंडियन ऑथर्स हैं जो ऑथेंटिक लिखते हैं। तो अगर आप, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इंडियन ऑथर्स कोई उतने पुराने हैं ही नहीं, इनफैक्ट मैंने जितनी स्टडी मैंने करी है उसमें यही पाया कि बेसिक जो है वो सर सैयद की बुक से ही मतलब देखा जाता है। अगर उसमें लिखा है कि फलाने मॉन्यूमेंट से पत्थर लेकर दूसरे पे लगाए गए तो वही चीज़ इंडियन ऑथर की बुक में भी मिलेगी, लेकिन उसका कहीं रेफरेंस नहीं मतलब देखने को मिलता। तो बेसिक जो बेस बनती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो सर सैयद की बुक ही बन जाती है। यानी एक आर्किटेक्ट की हैसियत से आप ये बात मानती हैं कि सैयद अहमद ख़ान ने इस किताब को तैयार करने में बड़ी लगन से काम किया, और न सिर्फ यह कि उन मॉन्यूमेंट्स के सिलसिले में जो तमाम किताबें और दूसरे दस्तावेज़ मौजूद थे उनका इस्तेमाल किया, बल्कि वहाँ फ़िज़िकली गए खुद और जाकर के उन मॉन्यूमेंट्स की स्टडी की। अजीज़ साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस किताब के बारे में हमें और मालूमात दें। अब जैसे ये लाल किला है, अब लाल किला शाहजहाँ ने बनाया और इसके अंदर बहुत इमारतें थी, लेकिन 1857 में जब अंग्रेज़ों ने लाल किले को कॉन्कर किया तो उसमें भी काफ़ी इमारतों को तोड़ा। अच्छा। और तोड़ के उन्होंने बैरक्स बनाई। अभी विलियम डाल्टनपिल की किताब आई है दिल्ली 1857 पे, तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि ये बदनुमा जो बैरक्स हैं इनको अब तक गिरा क्यों नहीं दिया गया। लेकिन मैं भी ये किताब 1857 पे लिख रहा हूँ, मैंने वहाँ लिखा है कि नहीं, इन बैरक्स को हमें हिफाजत करनी चाहिए, इनकी मरम्मत करनी चाहिए, ताकि हम और हमारी आने वाली नस्लें ये देख सकें कि अंग्रेज़ों ने हमारे लाल किले को किस तरीके से तबाह किया, बर्बाद किया। और आज भी उस तबाही के आसार जो हैं, अगर आप लाल किले जाएँ तो देख सकेंगे। और सर सैयद ने आसारुस सनादीद के लिए कुछ पेंटिंग्स बनवाई थी। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही है वो आसारुस सनादीद से ली गई किला राय पिथौरा जो मेहरौली में है उसकी तस्वीर है। जाहिर है कि ये फोटोग्राफ नहीं हो सकती, ये लिथोकट वगैरह रहा होगा, हाथ से स्केच की हुई तस्वीर है। और जो डिटेल्स इस तस्वीर में दी गई हैं उनसे जाहिर होता है कि सर सैयद ने बहुत मेहनत से और बिल्कुल बारीकी से इसकी स्टडी की थी, और तमाम जो इसके फीचर्स हैं वो उसी खूबसूरती से इस तस्वीर में उतारे हैं जैसे कि उनके समय में मौजूद हुआ करते थे। इसमें मैं एक बात ये कह दूँ किले राय पिथौरा में कि 1846 तक किले राय पिथौरा की ये कंडीशन थी। अंग्रेज़ों ने ये किया कि एक सड़क निकाली मेहरौली के लिए। अच्छा। और ये किले राय पिथौरा के काफ़ी हिस्से को इन्होंने डिमोलिश किया। खैर उनका तो मकसद था ही हमारी इमारतों को, हमारी कल्चर को तबाह करने का, लेकिन मुझे शिकायत है आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत से कि उन्होंने भी ये नहीं किया कि जब 1952 में पहला प्लान दिल्ली का बना जी, तो वो उस वक्त सड़क को बदल सकते थे कि यानी एक पार्लियामेंट ने कानून पास किया कि किसी भी मोनूमेंट से 200 मीटर तक हम कोई इमारत नहीं बनाएंगे, इल्लीगल होगी। और हम 10 मीटर के बाद एक रोड निकाल रहे हैं जो कुतुब मीनार के पास से जा रही है, जहाँ पे बसें, सारा ट्रैफिक दिन रात चलता है। तो यानी अंग्रेज़ों ने की जाती तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि उन्होंने हमारे कल्चर से लगाव नहीं था, लेकिन हमारी आज़ाद हिंदुस्तान की जो हुकूमत थी उसने भी 1952 में इसका ख्याल नहीं रखा कि उसकी हिफाजत करते। और उस वक्त तो कोई इलाका आबाद नहीं था, ये बाहर से ले जाती सड़क और मेहरौली गांव को उधर से कनेक्ट कर देते, तो अपने ओरिजिनल तो कम से कम राय पिथौरा अपना इस बात हमें उस शक्ल में इंटैक्ट मिलता जैसा कि वो ओरिजिनली रहा होगा। जी। राय पिथौरा के अलावा कौन कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें आसारुस सनादीद में आपको देखने को मिली हैं? उसमें एक तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तस्वीर जो हमको उसमें मिली है आसारुस सनादीद में, यानी इस शक्ल में सर सैयद ने देखी थी जैसी कि इसमें इस कट में उन्होंने, ये भी उनके हाथ से बनाया हुआ स्केच है जी, उसी के ज़माने का। जी। आज इसको शायद रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। नहीं, आज नहीं, कर्जन ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। लॉर्ड कर्जन ने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। कर्जन ने इंडियन मॉन्यूमेंट्स में बड़ी दिलचस्पी ली और ये कर्जन ने काफ़ी इसको रिपेयर कराया, और उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको काफ़ी काम कर रहा है। असल में ये बात गौर करने की है कि जिस समय सर सैयद अहमद ख़ान ने ये किताब तैयार की थी 1846 में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की स्क्रीन की ये हालत हुआ करती थी, और उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने, जैसा अजीज़ साहब ने हमें बताया,
इस स्क्रीन को रिकंस्ट्रक्ट किया। जी, ये है रिकंस्ट्रक्शन के बाद वाली तस्वीर, जिसमें नीचे गिरे हुए पत्थरों और आसपास के पत्थरों से नमूने लेकर उन्होंने इस स्क्रीन को दोबारा तैयार करा दिया। तो सर सैयद अहमद की किताब की ये सिग्निफिकेंस तो हमारी समझ में आ ही गई कि बहुत सी ऐसी इमारतें जो आज रिकंस्ट्रक्टेड हमारे पास मौजूद हैं, उनकी 1840 में जो शक्ल थी वो भी सर सैयद के तैयार किए हुए स्केचेस और कट्स में हमें उपलब्ध होती है। अजीज साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि कुछ ऐसी इमारतों के बारे में हमें बताएं जो लाल किला और मेहरौली कॉम्प्लेक्स के बाहर की इमारतें हैं और सर सैयद ने जिनका डॉक्यूमेंटेशन किया। जैसे तुगलकाबाद फोर्ट है जी, इसको भी सर सैयद ने अपनी स्केच भी दी और पूरा डिस्क्रिप्शन भी सर सैयद ने तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में दिया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर तुगलकाबाद किले की तस्वीर है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने तैयार की थी, और जाहिर है कि इसमें दी गई जो तुगलकाबाद की शक्ल है उससे आज का जो तुगलकाबाद है वो बहुत फ़र्क हो चुका है। काफ़ी हिस्सा उसका बदल चुका है, गिर भी चुका है। और एक और अहमियत इन तस्वीरों की जो हमारी नज़र में आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन बिल्डिंग्स का जब रख रखाव शुरू किया, ख़ास तौर पर आज़ाद हिंदुस्तान में, तब उन्होंने सर सैयद अहमद के दिए गए डिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया और जो फीचर्स उन्होंने बताए थे और गिर गए थे उनको सर सैयद के फीचर्स की मदद से रीडिज़ाइन किया और ये किले और दूसरी इमारतें अपने ओरिजिनल शेप में लाने की बहुत कोशिश की उन्होंने। एक तुगलकाबाद है और दूसरा हौस खास है, जो फिरोज शाह तुगलक ने एक मदरसा बनाया, और जो मदरसा उस ज़माने में बेसिकली यूनिवर्सिटी थी और बहुत ह्यूज उसकी इमारत है, 3 मंजिला इमारत है, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन सर सैयद ने दिया है। क्योंकि आज जो हौस खास का मदरसा फिरोज शाह तुगलक का हमें देखने को मिल रहा है वो उस फॉर्म में नहीं है जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दिया। इसी तरीके से और भी इमारतें हैं दिल्ली में, जैसे बलबन का मकबरा है, उसका जिक्र आसारुस सनादीद में है और सर सैयद ने बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन उसका दिया है बलबन के मकबरे का, और थोड़ी सी उसकी तारीख़ भी दी है कि किस तरीके से, इसलिए कि बलबन ने ये मकबरा अपने लिए बनाया था, लेकिन ये हुआ कि उसका जो बेटा था मोहम्मद, जो मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया, तो वो जो जगह थी उसने मोहम्मद के लिए महफूज कर दी और वहाँ मोहम्मद की कब्र बनवा दी। लेकिन इस मकबरे को भी बीच में काफ़ी नुकसान पहुँचा, ख़ास तौर से औरंगज़ेब के पीरियड में, जब काफ़ी इमारतों को तोड़ दिया गया, उसके गुंबद तोड़ दिए गए, इसलिए कि कुछ लोगों का कहना ये था कि कब्र के ऊपर कोई गुंबद नहीं होना चाहिए था। तो कुछ लोगों ने शरीयत का इशारा लेके कुछ मकाबिर के गुंबद तोड़ डाले। तो ये जो मकबरे का गुंबद टूटा हुआ है ये उसी की निशानी है कि उसी दौरान न सिर्फ ये कि गौसुद्दीन बलबन के मकबरे का गुंबद टूटा, बल्कि और भी मकाबिर हैं जिनके गुंबद टूटे हुए हैं। तो ये उसी तहरीक का नतीजा था कि गुंबद नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो बड़ी आपने अहम इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी कि औरंगजेब के ज़माने में बहुत सी बिल्डिंग्स को इस तरह से रीमॉडल किया गया कि वो शरीयत के मुताबिक हो जाएं, और उस लिहाज से गुंबद जो है वो जायज़ नहीं था। तो उसको तोड़ दिया गया। जी, ये देखिए बलबन के मकबरे की ये तस्वीर शायद आज मौजूद है। और बलबन के मकबरे पर से भी गुंबद गायब कर दिया गया, जैसा कि अजीज साहब ने बताया। बलबन के मकबरे की एक और अहमियत भी है जो तैयबा तस्दीक करेंगी उसकी, इसमें पहला ट्रू आर्च बनाया गया है। कुछ इसके बारे में आप हमें तफसील देना चाहेंगी? जी, ये बलबन के मकबरे में पहली बार ट्रू आर्च जैसे पाई जाती है। तो ट्रू आर्च का मतलब ये है कि उसे लोड बेयर करना चाहिए। तो जब क़ुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में जब आर्च बनाना शुरू करा तो इंडियन मेजन्स थे, उन्हें आर्च बनानी नहीं आती थी, बस उन्हें बताया गया कि आर्च बनाओ। तो एक टेक्निक उन्होंने यूज़ करी कॉबलिंग की, तो सिर्फ उन्होंने शक्ल कॉपी कर ली, सिर्फ शक्ल कॉपी करी और जो आर्च जैसी लगे। लेकिन जब ये बनाया बलबन टूम तो इसमें प्रॉपर वॉइसर्स काटे गए, पत्थर उस शेप के, और पूरा इसे सेंटर करके इट बिकेम अ लोड बेयरिंग थिंग। अच्छा। और जो इसके डोम जिसकी सर बात करेंगे तोड़ दिया गया, तो डोम का भी एक मैकेनिज्म होता है कि आप उसे स्क्वायर से ऑक्टेगन बनाते हैं और ऑक्टेगन से हेक्सागन बनाते हैं, तो उसके लिए स्क्विंचेस चाहिए होती हैं। तो यू कैन सी इन वन ऑफ द कॉर्नर लिटिल पिक्चर दैट इज अ पिक्चर ऑफ द स्क्विंच। यानी बलबन के मकबरे में स्क्विंच नजर आती है। स्क्विंच नजर आती है, उसके ऊपर डोम बनाया गया होगा। इसकी डेट तकरीबन क्या होगी अजीज साहब?
ये बलबन के पीरियड का है, यानी 1250 45-50 के आसपास। तो हम लोग ये बात बहुत एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि करीब सल्तनत इस्टेब्लिश होने के 50-55 बरस के बाद हिंदुस्तान में पहला आर्च, ट्रू आर्च इसको कहते हैं, वो बनना शुरू हुआ था। और बलबन का मकबरा उसकी ज़िंदा मिसाल है। बलबन के मकबरे की एक और इम्पॉर्टेंस है, सर सैयद अहमद ख़ान ने ही इस बिल्डिंग को पहली बार आइडेंटिफाई किया था। उसके पहले ये बिल्डिंग बलबन के मकबरे के नाम से आइडेंटिफाइड नहीं थी। और जैसा अजीज़ साहब ने बताया कि बलबन ने अपने बेटे को भी इसमें दफन कर दिया था, मोहम्मद जिसका नाम था, शहजादा मोहम्मद, जो मंगोलों के साथ लड़ाई में शहीद हो गया था। ये शहजादा मोहम्मद की कब्र है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। मैं तैयबा से गुजारिश करूंगा कि जो तस्वीरें उनके पास हैं वो सब एक एक करके हमको दिखा दें और हम लोग ब्रीफली उनको डिस्क्राइब करते चलेंगे। ये एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है आसारुस सनादीद में दी गई तस्वीरों का, जो हम आपको स्क्रीन पर तरतीबवार दिखाएंगे और बीच बीच में हम अजीज़ साहब से और तैयबा से उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लेते रहेंगे। ये पहली तस्वीर है किला राय पिथौरा की। ये अभी हम इसके पहले भी आपको दिखा चुके हैं। ये पृथ्वीराज के समय का किला था और यही वो जगह थी जहाँ सल्तनत आकर के पहली बार इस्टेब्लिश की गई। ये भी उसी किला राय पिथौरा की दूसरी तस्वीर है, उस सड़क की तस्वीर है जो उसके बीच पे से। ये अभी प्रेजेंट है जहाँ गोल्फ कोर्स बना दिया गया है और एक पूरा इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया है साथ। अच्छा, ये वो है जो उसके बीच में से निकलती है, जिस पर अजीज साहब ने बड़ा अच्छा एतराज़ जाहिर किया था कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो कम से कम उस वक्त तो हमें ये तब उम्मीद थी कि वो उसकी ओरिजिनल शक्ल में उसको रेस्टोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तस्वीर है जो सैयद अहमद ख़ान ने अपनी खस्ता हालत में तैयार की थी, जिसको बाद में रेस्टोर कर दिया गया। ये क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की दूसरी तस्वीरें हैं जिसमें उसकी स्क्रीन के आर्चेस रेस्टोर्ड और मुख्तलिफ एंगल्स से आपको दिखाए जा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तस्वीर है, कुतुब मीनार की तस्वीर है। और जैसा अजीज़ साहब ने बताया, सर सैयद ने इस इंस्क्रिप्शंस का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बहुत तरह की नॉवल तकनीक इस्तेमाल की थी, जिसमें डोली में बैठकर ऊपर से उतरते थे और नज़दीक जाकर उसका डॉक्यूमेंटेशन करते थे। ये लाल महल है, इसके बारे में आप कुछ मालूमात देना चाहिए। ये लाल महल है जो बलबन ने अपना पैलेस बनाया था और यहीं उसका दरबार भी था, जिसके लिए बर्नी ने काफ़ी डिस्क्रिप्शन दिया है। लेकिन ये भी सब ख़त्म हो गया और ये जो आसार हैं ये तो सर सैयद के 1846 के हैं। आज जब हम जाते हैं वहाँ तो वहाँ कुछ है ही नहीं, एक भी चीज़ इसकी कायम नहीं रही। ये तमाम मकान बन गए और ये एक ज़रा सा वो रह गया है पोर्शन लाल महल का। यानी ये उस शख्स के महल का हशर हुआ जिसके लिए बर्नी ने लिखा है कि इसके दरबार में कोई शख्स उसका चेहरा नहीं देख सका था। जब मैंने पूछा अपने दादा से और अपने बाप से कि उसका चेहरा कैसा था, तो उन्होंने कहा कि इजाज़त किसको थी उसका चेहरा देखने के लिए। उसका महल ख़त्म होके ये तमाम फ्लैट्स बन गए और पूरा महल ख़त्म कर डाला। क्या हम लोग उस तस्वीर पे दोबारा जा सकते हैं, लाल महल की? ये वो तस्वीर है जो अजीज साहब बता रहे हैं कि सर सैयद के वक्त में लाल महल के रह गया था, रेमिनेंट्स थे। हाँ। और आज तो ये भी मौजूद नहीं है। इसकी अगली तस्वीर में एक बहुत छोटा सा हिस्सा सिर्फ लाल महल का दिखाई देता है। ये भी लाल महल की मुख्तलिफ एंगल से ली हुई तस्वीरें हैं। इसके बाद ये बलबन का मकबरा है मेहरौली में, ये भी बलबन का मकबरा। ये तस्वीरें भी आप देख चुके हैं। ये शहजादा मोहम्मद की कब्र है जो असल में उन्होंने उसके अंदर लगा दी थी। ये हौज़े शमसी है। इसके लिए बेसिकली सेरेलोलिया में है एक कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो 1210 में दिल्ली का सुल्तान था, उसने ख्वाब में प्रॉफिट मोहम्मद को देखा और प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको कहा कि तुम यहाँ पर हौज़ बनाओ। तो उस डायरेक्शन में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ये हौज़ बनाया था। और ये इसकी बड़ा डिस्क्रिप्शन जो है कंटेम्प्रेरी सोर्सेज में भी है। अमीर खुसरो ने इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। लेकिन आज इस हौज़े शमसी का आलम यह है कि जो सीवेज लाइन उधर से गुज़र रही है उसका तमाम गंदा पानी इस हौज़े शमसी में भरा हुआ है।
और हौज़ शमसी जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन और मिलती है हमें दूसरे सोर्सेस से, वो ये बताती है कि जिस जगह दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश की, किला राय पिथौरा के आसपास के इलाके में, वहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी। जैसा कि आज भी हमें देखने को मिलता है, साउथ दिल्ली में पानी की बहुत तंगी है। उस पानी की तंगी से निपटने के लिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने एक बड़ा हौज़ तैयार कराया था, जो मुमकिन है वहाँ नेचुरल डिप्रेशन रहा हो, लेकिन उसको एक बहुत बड़े टैंक की शक्ल में उसने तब्दील कर दिया था, जो हौज़ शमसी के नाम से मशहूर हुआ। हिस्टोरिकल वर्क्स में हौज़ शमसी कहलाता है। और ये हौज़ शमसी उस समय के दिल्ली की पानी की तमाम ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी हुआ करता था। पर जैसा कि हमने अपने तमाम पानी के दूसरे सोर्सेस को नेग्लेक्ट किया हिस्ट्री में, वैसा ही इस हौज़ के साथ भी हुआ। और आज हौज़ शमसी के बहुत थोड़े हमको रेमिनेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि बता रहे थे कि सीवेज लाइन वहाँ से गुज़रती है, और जो एक ज़माने में साफ़ पीने का पानी हुआ करता था, आज वो तमाम गंदे पानी से भरी हुई इमारत बन गई है। ये उसके पास ही जहाज़ महल है जो लोधी पीरियड का है। अच्छा। हाँ, लोधी पीरियड की इमारत है। ये वही स्केच है जो सर सैयद ने, जो चिश्ती सूफ़ी हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी दरगाह का दिया है। इसलिए कि इसमें भी बहुत चेंजेस आ चुके 1857 के बाद और 1947 के बाद। इसलिए कि 1947 में ये हुआ कि पार्टीशन जब जो लोग हुआ, तो जो लोग दिल्ली आए उन्होंने इसमें रिहाइश इख्तियार कर ली और काफ़ी चीज़ें इसकी तोड़ डाली। फिर गांधी जी ने अपने ख़ुद बैठ के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का 1947 में उर्स कराया, पूरे दिन बैठे रहे और कव्वाली होती रही, तब जाके फिर से इसको उस फॉर्म में लाने की कोशिश की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। लेकिन अब आजकल एक अजीब प्रॉब्लम है कि अगर आप उस मज़हब के लोगों के हाथ में दे दो तो वो भी उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे ये देखिए, अब ये दरगाह के लोग हैं, अब इसमें इन्होंने क्या किया कि मार्बल का जो फर्श था जो मुग़ल एम्परर्स ने कराया था, उसमें छेद कर करके ये तमाम लोहे की रॉड्स को इसके अंदर दाखिल कर दिया गया है और तमाम पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो चाहे वो लोगों के आप दे दें उन्हें इस्तेमाल करने के लिए, चाहे हमारे जो दूसरे ऐसे सरकारी इदारे हैं, मुझे ही लगता है कि कोई अब इनको प्रिजर्व करने में इंटरेस्टेड नहीं है। सब आदमी अपना उससे काम निकाल लें, और चाहे वो इमारत तबाह हो या ख़राब हो, हमारा उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अर्ली सूफ़ी सेंट रहे होंगे, पहले सूफ़ी सेंट हैं चिश्तिया सिलसिले के, जिन्होंने दिल्ली में अपना क़याम किया और यहाँ ये उनकी दरगाह बनी थी। वैसे भी इसके बगल में एक बड़ा मशहूर मंदिर भी है, योगमाया का मंदिर, जहाँ आजकल वो उसका जश्न भी होता है, फूल वालों की सैर का। और ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके बाद पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए, जो उस वक्त पाकिस्तान बन गया, उन्होंने आके ख्वाजा साहब की दरगाह में पनाह ली, और पनाह लेने के साथ साथ इसके बहुत से हिस्सों को उन्होंने बदल भी दिया, तोड़ा फोड़ा, कुछ उसमें और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंजेस कर दिए। और इस हालत को देखकर गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि नहीं, इसको फिर रिस्टोर होना चाहिए। जैसा इन्होंने बताया 47 में यहाँ उसका उर्स उन्होंने अपनी सदारत में करवाया, और फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह रिस्टोर हो सकी। ये उसी का दरवाज़ा, ये उसी दरगाह का दरवाज़ा है, और ये वो साइड की लेन है जहाँ से लोगों का। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अब इन्होंने क्या किया कि पुराना जो गेट था उसके ऊपर पेंट कर दिया, जो मोनूमेंट के लिए ठीक नहीं है। मोनूमेंट को तो आप उसी शक्ल में रहने दें, अगर आपको कोई और चीज़ें बनानी है उसको आप पेंट करें। तो इन इमारतों को ये नुकसान इस तरीके से पहुंच रहा है। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इनको उसी शक्ल में रखना चाहिए जिस शक्ल में ये ओरिजिनली हमें देखने। अब देखिए, इनकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की लास्ट विल ये थी कि इनकी कब्र के ऊपर गुंबद नहीं बनना चाहिए, तो उसके ऊपर ये शामियाना नज़र आ रहा है। अच्छा, बाद में क्या किया कि गुंबद बना दिया ये। तो यानी सूफीज़ के जो लास्ट विल्स थी उसकी भी लोगों ने परवाह नहीं की। ये दाहिनी तरफ जो चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या ये उनका शजरा है, इंस्क्रिप्शन है जो उनका
कहना चाहिए सूफी सिलसिले का शजराजियोलॉजिकल जीनियोलॉजी है उनकी कि वो कहाँ से आए थे, हाँ, क्या पूरा कौन कौन से सूफी रहे हैं उस शजरे में, उसके तहत। तो अब अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वसीयत को पे अमल करते तो ये गुंबद हमें यहाँ नहीं नज़र आता। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। सर सैयद की जो स्केच है उसमें गुंबद नहीं है। हम लोग सर सैयद का स्केच एक बार फिर से देखें। जी हाँ, इसमें देखिए गुंबद की जगह पर शामियाना लगाया हुआ है ताकि वो ढक भी जाए, और जो उनकी अपनी विल थी कि मेरी उसके कब्र के ऊपर कोई गुंबद नहीं बनना चाहिए, वो भी उस पर भी तामील हो सके। अब ये देखिए मोती मस्जिद है जो ज़फ़र महल का हिस्सा है। मुग़लों ने महल बनाया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से मुल्हिक़, ताकि जब वहाँ उर्स हो या कोई और प्रोग्राम हो तो वहाँ रह सकें। अब ये 1846 की मोती मस्जिद है और ये अभी लेटेस्ट वो है। तो जैसा हमने कहा कि पार्टीशन के बाद लोग यहाँ आए पाकिस्तान से, जो 14 अगस्त के बाद, तो ये मस्जिद का भी काफ़ी हिस्सा तोड़ा और तमाम ये इसके मीनारे, उन्होंने चेंजेस, हाँ, मीनारे वगैरह तमाम तोड़ दिए, और एक बहुत अच्छी खूबसूरत मस्जिद थी वो भी सब ख़राब हो गई। ज़फ़र महल वो जगह है जो बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने रिहाइश के लिए तैयार करवाई। अब ये देखिए मीनारेट सब टूटे हुए हैं, ये तमाम चीज़ें सब तबाह हो गई। ये कब्रों के पत्थर टूटे हुए हैं, ये सब 47 के बाद। ये देखिए तमाम ये जो कॉरिडोर्स थे इसकी छत ख़त्म हो गई, हर चीज़। यानी अगर आप आसार सनादीद में दिए हुए स्केचेस से इसको कंपेयर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस शक्ल में ये 1840-50 के बीच में मौजूद थी, उससे भी बहुत ज़्यादा खस्ता हाल में आज ये तमाम इमारतें आ चुकी हैं और इनके कंजर्वेशन की बहुत सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है। ये जो कब्र के करीब एक लाल रंग नज़र आ रहा है जी, ये जगह बहादुर शाह ने अपने लिए रखी थी, और जब वो ऐसी हालत में पहुंच गए रंगून में, तब उन्होंने कहा था कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कुएं यार में। तो ये जगह थी बहादुर शाह ज़फ़र की कब्र के लिए, जो उन्होंने अपने लिए महफूज की थी कि मुझे यहाँ दफन किया जाएगा। जी, आज ये अभी मौजूद है, ये हाँ मौजूद है, खाली है। इस सिलसिले में मैं एक बात और अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो रंगून में कब्र बनी हुई है, उसके लिए एक नेशनल एफ़र्ट किया जा रहा है कि बहादुर शाह ज़फ़र को वहाँ से हटाकर और जो जगह उन्होंने अपनी कब्र के लिए पहले से मुकर्रर की थी वहाँ लाकर बाकायदा दफन किया जाए, जिसकी कि कहते हैं हिस्ट्री में और भी मिसालें हैं। मुमताज़ महल उदाहरण के लिए बुरहानपुर में दफन की गई थी, फिर वहाँ से लाकर उनको ताजमहल में दफन किया गया। बाबर ख़ुद आगरा के आराम बाग में शुरू में दफन किए गए थे, फिर उनकी विल के मुताबिक उनको समरकंद ले जाया गया। तो इसकी और मिसालें भी मौजूद हैं। अब ये वो है बावली जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह से करीब बनी हुई है, और ये मुग़ल पीरियड की है। ज़ाहिर है जैसे कि प्रोफेसर रविंद्र श्रीवास्तव साहब ने कहा कि पानी की किल्लत थी और दरगाह पे काफ़ी लोग आते थे, लेकिन आज ये बावली है, ये कूड़ेदान बनी हुई है, लोग इसमें इन्होंने डंपिंग ग्राउंड। तो हम लोग इन तमाम चीज़ों को ख़ुद ही ख़राब कर रहे हैं। अब अंग्रेज़ नहीं है, अंग्रेज़ों को तो गए हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन हम खुद इन चीज़ों को तबाह करने में पीछे नहीं है। इस बावली की तस्वीर पे हम लोग दोबारा आएँ। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर है। असल में बावली जो है वो 2 तरह के पर्पज़ हल करती थी। एक तो पानी की जिन इलाकों में दिक्कत होती थी वहाँ गहरा कुआं खोद करके पानी मुहैया करा दिया जाता था, और बावली बाज़ औक़ात उन मुसाफिरों के ठहरने के लिए भी इस्तेमाल में आती थी जो गर्मी की शिद्दत से परेशान होकर पानी के किसी स्रोत के किसी सोर्स के नज़दीक आराम करना चाहते थे। सीढ़ियाँ बनी होती थी, नीचे गहरा कुआं होता था, उस कुएं में पानी बराबर मौजूद रहता था और बारिश होने के साथ वो पानी रिप्लेनिश होता रहता था, पीने लायक पानी होता था। दूसरे इस्तेमाल के लिए इसी बावली में किनारे एक जगह बनी होती थी जहां आप नहा वगैरह सकते थे बिना पीने के पानी को ख़राब किए हुए। ये बावलियाँ दिल्ली में बहुत सी जगहों पर थीं, लेकिन अब तमाम मॉडर्न उसके सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस में आकर इनको छोड़ दिया गया, नेगलेक्ट कर दिया गया। इन बावलियों की आजकल ये शक्ल हो गई है।
और इस वक्त दिल्ली पानी की जिस परेशानी के दौर से गुजर रही है उसके लिए कुछ हद तक हम लोग खुद जिम्मेदार हैं। ये बात भी सही है कि अगर हम इन बावलियों को फिर से रिप्लेनिश कर सकें, इनको साफ़ कर सकें, तो जिन इलाकों में ये मौजूद है वहाँ पानी का एक बहुत अहम सोर्स हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगा और हम उसका बराबर इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तुगलकाबाद किले की तस्वीर है जो पहले हम लोगों ने आपको दिखाई थी। ये तुगलकाबाद किले की दूसरी तस्वीरें हैं जिस शक्ल में वो आज मौजूद है। ये तुगलकाबाद के नज़दीक की तस्वीरें हैं। तुगलकाबाद जैसा कि हम लोग जानते हैं तुगलक रूलर्स का, तुगलक सुल्तानों का एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन एफर्ट था। इतने बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन करना आसान काम नहीं था और तुगलक्स ने इस बिल्डिंग को बनाने में एक ख़ास टेक्निक का भी इस्तेमाल किया था। रबुल का इस्तेमाल करते थे, यानी टूटा हुआ पत्थर जो पास की पहाड़ियों से मिल जाता है और उसको मसाले से जोड़कर इसकी दीवारें और तमाम इमारतें अंदर की बनाते थे और वो पत्थर बुरा न लगे देखने में, इसके लिए इसके ऊपर प्लास्टर कर देते थे। हाँ, ये आदिलाबाद का किला है। आदिलाबाद का किला जो है ये भी मोहम्मद बिन तुगलक का बनवाया हुआ है और इसकी इस वक्त क्या पोजीशन है? बहुत खराब हालत में है। बहुत खराब हालत में है, लेकिन है तुगलकाबाद के नज़दीक ही, बिल्कुल सामने। अच्छा, तुगलकाबाद के पास की जो दूसरी पहाड़ी थी उस पर शायद ये किला बनवा दिया। क्या ये वही जगह है जहाँ वो एक्सीडेंट हुआ था गियासुद्दीन तुगलक का? ना, वो अफगानपुर में हुआ था। अच्छा, वो अफगानपुर। क्या अफगानपुर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया आसार-उस-सनादीद में? ना, आसार-उस-सनादीद में उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन मैंने उसको कर लिया है, उस गाँव को आइडेंटिफाइड। दिल्ली के नज़दीक ही है, 4 किलोमीटर पे है वहाँ से, तुगलकाबाद फोर्ट से, जहाँ पर वो एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोहम्मद गियासुद्दीन तुगलक जो है वो और जिसके बारे में ये सस्पेशन हमेशा बना रहा कि क्या मोहम्मद तुगलक ने खुद तो नहीं वो करवा दिया था वैसा। उस सिलसिले में भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया हुई? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस का, जैसे बर्नी का ये कहना कि कोई उस पर कोई कमेंट नहीं करता बल्कि कह देता है कि बिजली आसमान से गिरी और ये लोग उसमें दब के मर गए, तो ये बर्नी बेसिकली एस्केप कर रहा है असल आंसर से। बुनियादी तौर से इसलिए कि जो डिस्क्रिप्शन है वो ये कि सिर्फ गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक का छोटा भाई रह गए, बाकी जितने लोग थे सबको वहाँ से कहा गया कि अब आप बाहर आ जाइए। तो ये एक्सीडेंट मुझे नहीं लगता, ये बाकायदा मुझे लगता है डिज़ाइन का हिस्सा था और इसीलिए फिर ये तुगलकाबाद फोर्ट में नहीं रह रहा बल्कि ये अपने सामने आदिलाबाद बना रहा है। और ये जो नाम रख रहा है आदिलाबाद, ये भी उसी वजह से रख रहा है, आदिल कहते हैं जो आदमी इंसाफ पसंद हो। अच्छा। तो चूँकि दिल्ली के लोगों को शक था कि ये अपने बाप के इस कत्ल में शायद मुलव्वस था, तो उसको कम करने के लिए उसने अपने घर का नाम आदिलाबाद रखा। हाँ, ये सतपुला की तस्वीर बहुत मज़े की तस्वीर है। ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। क्या हमारे पास आज की भी कोई तस्वीर है सतपुला की? हाँ, ये है। सतपुला असल में एक स्ल्यूस गेट था जो उसने पानी के कंजर्वेशन के लिए मोहम्मद तुगलक ने ही बनवाया था जी। और ये बिल्डिंग आज भी मौजूद है। और बहुत मज़े की बात यह है कि सतपुला चूँकि स्ल्यूस गेट थे इसलिए अंग्रेज़ हिस्टोरियंस ने सतपुला को ब्रिज के तौर पर डिस्क्राइब किया है। ये मैंने कई बात के डिस्क्रिप्शंस में देखा, वो सतपुला को एक पुल मानते हैं। असल में ये पुल नहीं है, स्ल्यूस गेट है और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और इसके सामने बहुत बड़ी लेक थी। और इस समय इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का जो स्टूडियो बना हुआ है यहाँ से सतपुला महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है जो हुमायूं के मकबरे के सामने है। इस पर भी कोई इमारत सल्तनत पीरियड में नहीं बनी। ये शाहजहां के एक नोबल थे, उन्होंने इसके ऊपर ये गुंबद और ये सारी इमारत बनवाई। इसलिए कि ये सूफिया बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे और सादा तरीक़े से रहते थे। जैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने लिखा भी है फ़वाइदुल फ़ाद में कि जब हमारे घर में कुछ नहीं होता था तो हमारी माँ कह देती थी कि आज से हम अल्लाह के मेहमान हैं। लेकिन ये सारी इमारतें बेसिकली ये बादशाहों ने इनकी क़ब्रों के ऊपर बना दी। ये इनकी स्पिरिट या इनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है बल्कि उसके ख़िलाफ़ हैं ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब यह है कि मुग़ल पीरियड में आर्किटेक्चर में एक फ़र्क तो आया कि उन्होंने शरीयत से थोड़ा सा किनारा किया और डोम वगैरह जैसा आप बता रहे हैं बिल्डिंग्स के ऊपर बनने शुरू हो गए थे।
और निज़ामुद्दीन औलिया की इस दरगाह में जो डोम नज़र आता है, जैसा आपने बताया, ये मुग़ल पीरियड का डोम है। सल्तनत में ज़्यादा नज़दीक रहे, शरीयत के जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो इंजंक्शंस थे, उनके मुताबिक हम लोग बिल्डिंग्स बनाते रहे। आखिर में एक मिसरा पढ़ूंगा जो सर सैयद ने तो एक फ़ारसी का शेर लिखा है, लेकिन मैं कहूँगा कि अब हम हैं और मातमे यकशहर आरज़ू, यानी जिस दिल्ली की तारीफ़ इतनी की उनके तमाम आसार सब टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। और इस अपील के साथ कि अपनी इमारतों की हमें भी हिफाजत करनी चाहिए, हमें उसमें शरीक होना चाहिए। और जैसा कि सर सैयद ने डॉक्यूमेंटेशन किया, ये बुरा आइडिया नहीं है अगर हमारे स्टूडेंट्स और हमारे दूसरे व्यूअर्स अपने आसपास की इमारतों का किसी न किसी शक्ल में डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लें। मैं समझता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान की इस किताब आसारुस्सनादीद पर अज़ीज़ साहब ने और तैयबा जी ने जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, बहुत सारी नई जानकारी भी हमें मिली, और इसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।